हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। फ्रेंड्स, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट भारत में मृत्यु दंड की संवैधानिकता और उसका इतिहास। फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम, एमपी सिविल जज मेंस एग्जाम्स अभी आने वाला है, प्री हुआ है। इसीलिए हमने जो है इस लेक्चर सीरीज को उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोविड-19 के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हम उनकी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के विषय में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंधों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? ये 3 कैटेगरी हैं आपकी। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है विधायी संबंध। विधायी संबंध। सेकंड कैटेगरी है प्रशासनिक संबंध। एंड थर्ड कैटेगरी है, सॉरी ये तो हमने यहां लिख ही दिया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंधों को अब हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है विस्तार के आधार पर, जो दूसरी कैटेगरी बनती है वह बनती है विषय वस्तु के आधार पर। ठीक है, इन 2 कैटेगरियों में विधान बनाने की अधिकारता विधानमंडल को रहती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी परिसंघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन परिसंघात्मक संविधान का सैद्धांतिक रूप होता है। इसमें स्पष्ट तौर पर शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य किया जाता है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से पहली सूची संघ सूची के नाम से जाना जाता है, जिसमें संघ उन विषयों को डाला गया है जिन पर संघ विधि बना सकता है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य से संबंधित प्रकटित विषय हैं जिन पर राज्य को विधि बनाने की शक्ति है। तीसरी सूची है उसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। यह वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप विधिक संबंधों को, केंद्र और राज्यों के मध्य विधिक संबंधों को, उसके बाद प्रशासनिक संबंधों को, उसके बाद वित्तीय संबंधों को। पहले हम विस्तार की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें हमें आर्टिकल 245 देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 245 ये कहता है, ये क्षेत्रीय सिद्धांत का नियम देता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 245 में बताया गया है कि केंद्र सरकार या संघ का विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए या फिर भारत के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। वहीं राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के लिए या फिर राज्य के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, राज्य के किसी भाग के लिए विधि, आप यदि मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश एक संपूर्ण राज्य है, मध्य प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य के लिए मध्य प्रदेश में विधि बना सकती है, या फिर मध्य प्रदेश के किसी विशेष भाग के लिए विधि बना सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चंबल संभाग एक डकैत प्रभावित इलाका है। यहां पर सरकार ने डकैती अधिनियम बना करके उसे लागू किया गया है। ये डकैती अधिनियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू ना होकर के विशेष तौर पर चंबल संभाग के दायरे में लागू होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपने संपूर्ण राज्य के लिए या फिर राज्य के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो फ्रेंड्स, 245 में विस्तार बताया गया है कि राज्य किस किस खंड के लिए, कितने टेरिटरी के लिए विधि बना सकता है। वहीं आते हैं हम विषय वस्तु पर। विषय वस्तु को सेक्शन 246 में डिफाइन किया गया है। ठीक, सेक्शन 246 ये बताती है
कि संघ का विधानमंडल और राज्यों का विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां। अब इसे हम जो सेक्शन 246 है, इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, सूचियों के निर्वाचन का नियम। इसमें सूचियों के निर्वाचन के नियम दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची की सूची 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों के निर्वाचन के नियम 246 में दिए गए हैं। 246 ये बताता है कि कोई भी संघ जो है, संघ कार्यपालिका शक्ति, संघ विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल उन विषयों के लिए विधि बना सकता है जिन्हें अनुसूची 7वीं अनुसूची की पहली अनुसूची में प्रकटित विषयों के लिए संघ का जो विधानमंडल है विधि बनाने के लिए एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य अधिकारता रखता है। वहीं इसका क्लॉज 2 ये बताता है, सेक्शन 246 का क्लॉज 2 बताता है कि मान लिया जाए राज्य किसके लिए विधि बनाएगा, तो राज्य के लिए अनुसूची 7 की सूची 2 में प्रकटित विषयों के लिए राज्य विधि बनाने की अनन्य अधिकारता रखता है। अब आपको यहां एक बात ध्यान देनी है कि सूची 1 के लिए संघ का विधानमंडल, ठीक है, संघ विधानमंडल, और सूची 2 के लिए राज्य विधानमंडल, ये विधि बनाने की कैसी अधिकारता रखते हैं, अनन्य अधिकारता, अनन्य यानी कि कोई रोक टोक नहीं, ठीक, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इसकी होती है अपने अपने विषयों के लिए। लेकिन वहीं पर तीसरा एक विषय आता है समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें ना तो संघ को अनन्य अधिकारता होती है, ना ही राज्य को अनन्य अधिकारता होती है। ये दोनों ही इस कंकरेंट लिस्ट पर विधि बनाते हैं। कौन कौन, संघ का विधानमंडल और राज्य का विधानमंडल, ठीक है, ज्वाइंट रूप से विधि बनाते हैं, मतलब एक साथ नहीं, मतलब ऐसे कुछ विषय होते हैं जैसे कि शिक्षा का एक विषय है। शिक्षा के विषय को 42वें संविधान संशोधन, जो शिक्षा का विषय है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के विषय से निकाल करके अब कहां रख दिया, समवर्ती सूची में शिक्षा को रख दिया। इसलिए अब शिक्षा के विषय पर राज्य भी विधि बना सकता है और राष्ट्रीय नीति के राष्ट्रीय हित में शिक्षा के विषय पर विधि निर्माण का कार्य संघ भी कर सकता है, क्योंकि शिक्षा अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद एक समवर्ती विषय बन गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि वे कौन से विषय हैं जिन पर संघ सरकार, संघ का विधानमंडल या फिर राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान में इसको मेंशन किया गया है अनुसूची 7 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 248 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 248, सेक्शन 248 नियम बताती है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, विधि बनाने की अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिड्यूसरी पावर। ये रेसिड्यूसरी पावर क्या होती है, तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित है ना राज्य सूची में वर्णित है, ठीक है, तो ना संघ सूची में है ना राज्य सूची में है, तो ऐसे विषय पर, और ना ही समवर्ती सूची में, तो ऐसे विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है, ना कि राज्य की। अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहां संघ में निहित की गई हैं, ना कि राज्य में। वहीं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो संघ शक्ति है वह केंद्र की जगह राज्यों को ज्यादा प्राथमिकता देती है, ठीक। इस विषय में आपके ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक, स्विट्जरलैंड भी है। तो इस प्रकार से यहां परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, ना कि राज्यों के पास है। वहीं अमेरिका में केंद्र की अपेक्षा राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई हैं। हमारे संविधान निर्माता गण उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक सबल बनाना उचित समझा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसे प्रावधान समाविष्ट किए हैं जिनसे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यों से अधिक संघ को प्राथमिकता दी गई है। तो फ्रेंड्स, वहीं पर इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो सशस्त्र बल था, सशस्त्र बल पर भी जो है संघ को ही अधिकारिता दी गई है और वह सशस्त्र बल जो है संघ सूची का विषय, ना कि राज्य सूची का। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें और भी ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं जहां पर संघ जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकता है, जैसे कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 इधर पढ़ते हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 253 और आर्टिकल 253 हो गया, 249, 250 और फ्रेंड्स 252। 249 आर्टिकल ये कहता है कि मान लिया जाए किसी नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट पर जो कि राज्य सूची में वर्णित है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय महत्व का ऐसा विषय है जो राज्य सूची में प्रकटित किया गया है, लेकिन यदि राज्यसभा को ये उचित लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के कारण उस राज्य के विषय पर विधि बनाना, संसद को विधि बनाना चाहिए, तो इसके लिए क्या करती है राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करती है और उस संकल्प से संसद को यह शक्ति देती है कि वह राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कोई विधि बनाए। ये जो संकल्प पारित किया जाता है यह 1 वर्ष के लिए पारित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, संकल्प के पारित जो संसद विधि बनाएगी ना, संकल्प के अस्तित्व में रहते ही विधि बनाएगी। अगर संकल्प किसी कारण से लैप्स हो जाता है तो फिर संसद जो है 249 के अंतर्गत नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट पर राज्य सूची के विषय पर विधि नहीं बना सकती। ये इसकी कुछ शर्तें हैं 249 में दी गई हैं। ठीक, वही 250 पर आते हैं। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ सरकार को या संघ विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये जो विधि बनाई जाती है, ये विधि कब तक लागू रहती है? जब तक आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है, ये विधि लागू रहती है। आपात की उद्घोषणा जैसे ही समाप्त हो जाती है और 6 महीने के बाद 250 के अंतर्गत बनाई गई संघ के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संघ को विधि बनाने की अधिकारिता मिल जाती है। वहीं सेक्शन 252 में हम आते हैं, जब 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति से संघ का विधानमंडल या संसद विधि बना सकती है। यहाँ पर 2 और मोर स्टेट्स की कंसेंट्स लेकर के संसद विधि बना सकती है। 253 में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या सम्मेलन में कई संकल्प पारित किए जाते हैं और भारत सरकार जो है एक्सटर्नल अफेयर करने के लिए प्राधिकृत रहती है, ना कि कोई राज्य। तो उन अंतरराष्ट्रीय करार और संधियों को अपने देश में लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार विधि बना करके उन संकल्पों को विनियमित कर सकती है, विधि बना करके उन्हें विनियमित कर सकती है और देश में लागू कर सकती है और राज्यों को इसे मानना बाध्यकारी भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा 249, 250, 53, 252 ये है हमारे विधायी संबंध। अब मान लिया जाए किसी कारणवश राज्य और संघ के विधानमंडलों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसका निर्णय कौन करेगा, इस पर नियंत्रण कौन रखेगा?
इसका इंटरप्रिटेशन करने का जो दायित्व सौंपा गया है वह सौंपा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने जाना विधायी संबंध। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 254, इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 254 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और अगर हम ये संबंध पढ़ रहे हैं, विधायी संबंध पढ़ रहे हैं, और यदि हमने आर्टिकल 254 नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को छोड़ दिया है। ठीक है, अगर हम मेंस का प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न का आंसर लिखते हैं, तो हमें आर्टिकल 254 मेंशन करना अति आवश्यक रहेगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 254 क्या कहता है। आर्टिकल, अभी हमारे ये जो संबंध चल रहे हैं विधायी संबंध के अंतर्गत चल रहे हैं, प्रशासनिक संबंध पर हम नहीं आए हैं। आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 ये कहता है कि संघ के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की दशा में क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आपको दो क्लॉज देखने को मिलेंगे, क्लॉज 2 और एक परंतु। क्लॉज 2 का एक परंतु आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके जो क्लॉज 1 में आर्टिकल 254 का जो क्लॉज है असंगति की, इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 254 की क्लॉज 1 पर जाएंगे। क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि यदि संघ के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि का अतिक्रमण राज्य के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा किया जाता है, देखिए संघ इस प्रकार की विधि बनाने के लिए यदि सक्षम है, सक्षमता भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि संघ विधि बनाने के लिए सक्षम है समवर्ती सूची में या राज्य सूची में, संघ सूची में या समवर्ती सूची में, और वहीं पर स्टेट की कोई विधि है और वह विधि संघ के द्वारा बनाई गई विधि को इनकंसिस्टेंस करती है, तो उस दशा में, असंगति की दशा में, जो केंद्र की विधि है वह अभिभावी होगी राज्य की विधि पर। कहां पर होगी? राज्य की विधि पर अभिभावी होगी। ठीक है, संघ की विधि। अब क्लॉज 2 में बताया गया है, क्लॉज 2 क्लॉज 1 का अपवाद है। इसमें बताया गया है कि मान लिया जाए राज्य सरकार के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है और वह विधि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखी गई है और उस पर बाद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमति दे दी जाती है। तो ऐसी विधि किसी भी असंगति की दशा में, राज्य की विधि किसी भी असंगति की दशा में प्रभावी होगी। फिर उसे ये कह के नहीं डिनाई किया जाएगा कि ये विधि जो है संघ की विधि के विरुद्ध है, ये कह के उसे डिनाई नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद क्लॉज 2 में राज्य की विधि समवर्ती सूची पर लागू हो जाएगी। लेकिन ये कब तक होगी, इसका इंपॉर्टेंट हमें मिलता है परंतु में। राज्य के द्वारा क्लॉज 2 में राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के जो विधि बनाई गई है वह विधि तब तक ही लागू होगी जब तक उस विधि को संसद के द्वारा पलट नहीं दिया जाता है या उसका परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। संसद को यह शक्ति फिर भी रहेगी कि संसद चाहे तो उस विधि को अधिनियम बना करके, अधिनियमित करके उसे पलट सकती है, उसका परिवर्तन कर सकती है, उसका निरसन कर सकती है। उस अवस्था में ये विधि विधिमान नहीं रह जाएगी। ठीक, कब तक रहेगी? जब तक परंतु के अधीन संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, तब तक ये विधि विधिमान रहेगी। और जैसे ही प्रयोग करती है तो ये विधि अविधिमान हो जाएगी। ठीक, ये हमने पढ़ा 254 में इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉ, असंगति की दशा में हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हैं विधायी संबंध। अब हम आते हैं प्रशासनिक संबंधों पर। प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें यहां पर सेक्शंस 256 देखने को मिलेगी। ठीक, आर्टिकल 256 ये कहता है संघ और राज्यों की बाध्यता के बारे में बताता है।
देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या बाधा ना हो। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये इनकी बाध्यता है, प्रशासनिक संबंध है इनके लिए। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 257 पर। 257 में संघ का राज्यों पर नियंत्रण की बात कही गई है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंपॉर्टेंस में कोई भी राजमार्ग हो या संचार साधन हो या फिर जलमार्ग हो, इन जलमार्ग, राजमार्ग या संचार साधनों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार, संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार को डायरेक्शन दे सकती है, कुछ निर्देश दे सकती है कि वह उसके सहायता करें, उसके सहयोग में काम करें। यहां पर 257 के अंतर्गत संघ सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, वह किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर सकती है, किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकती है। ये संसद की पावर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी और वहीं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को राज्य की कार्यपालिका शक्ति को डायरेक्शन देने तक का अधिकारिता होगी। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति को डायरेक्शन दे सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा 257। अब हम आते हैं 258, आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 और आर्टिकल 258A, इसमें बताया गया है कि संघ राज्यों को कर्तव्यों का और दायित्वों का सौंपा जाना, कर्तव्य और दायित्वों का सौंपा जाना। देखिए, सेक्शन आर्टिकल 258 में संघ के द्वारा राज्यों को कुछ कर्तव्य सौंपे जाएंगे, कुछ दायित्व सौंपे जाएंगे, है ना, और अपनी कुछ जो पावर है राज्य के अधिकारियों में जो है वेस्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वहीं पर आर्टिकल 258 में कि राज्य सरकार भी यही काम करेगी, इसका जस्ट अपोजिट। राज्य सरकार क्या करेगी? अब यहां राज्य सरकार अपने कुछ कार्यों को संघ सरकार को भी सौंप सकती है। अब ये जो सौंपने का कार्य किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, यहां पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। संघ है तो राष्ट्रपति महोदय, अगर राज्य है तो राज्यपाल महोदय। ठीक है, ये जो है एक दूसरे को कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन ये कार्य कब सौंपे जाएंगे? सहमति से। सहमति होना आवश्यक होगी। अगर कोई राज्य को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कोई कार्य सौंपा जाता है, कोई कर्तव्य या कोई दायित्व दिया जाता है, तो वह राज्य की सहमति से दिया जाएगा। वहीं राज्यपाल के द्वारा यदि कोई कार्य दायित्व सौंपा जाता है तो वह तो केंद्र सरकार की सहमति उसमें आवश्यक मानी गई है। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल और राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। वहीं हम आते हैं आर्टिकल 260। आर्टिकल 260 हमें बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र के बाहर के जितने भी अफेयर्स हैं, यानी कि विदेश के जितने भी मामले हैं, उनमें अफेयर करने की शक्ति किसके पास होगी? उसमें अफेयर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, ना कि राज्य सरकार के पास, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता के लिए अति आवश्यक है कि एक्सटर्नल अफेयर जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही किए जाए। वही आर्टिकल, इसका जो आर्टिकल हम जो है कुछ आर्टिकल्स को जंप करते हैं क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमने आर्टिकल 257 को यहाँ जंप किया था, अब हम यहाँ आर्टिकल 261 को जंप करते हैं, 262 को जंप करते हैं, जिसमें नदियों नालों के विवाद को निपटाने के लिए एक परिषद की स्थापना है। लेकिन अब यहाँ जो आर्टिकल आ रहा है वो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 263। ये क्या काम करती है? ये इंटर स्टेट काउंसिल का काम करती है। इंटर स्टेट काउंसिल्स का काम करती है। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, यानी कि अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद क्या काम करेगी? अंतरराज्य परिषद का ये काम होगा कि वह राज्यों के मध्य
समन्वय स्थापित करे या फिर संघ और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करे। क्या? संघ और राज्यों के मध्य समन्वय, ठीक है, समन्वय स्थापित किया जाए। या फिर एक और राज्य और राज्यों के मध्य, ठीक है, ये समन्वय स्थापित करने का काम कौन करेगा? इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा अपॉइंट की जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें हमें कवर करना है। राष्ट्रपति महोदय को यदि लगता है कि एक ऐसी जो है अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए जो संघ और राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को विवादों को सॉल्व कर सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर सके, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेक्शन 263 में इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे हमें नोट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने पढ़ा प्रशासनिक संबंध। अब हम आते हैं वित्तीय संबंध। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आजकल जो राज्य हैं वह एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में काम कर रहे हैं। हम वेलफेयर स्टेट के नाम से राज्यों को जानते हैं, क्योंकि राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए काफी कुछ काम करने पड़ते हैं वेलफेयर के, तो उन्हें उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वैसे तो फ्रेंड्स राज्य के पास संघ की अपेक्षा सोर्स ऑफ इनकम, राजस्व की प्राप्ति के साधन कम होते हैं, केंद्र के पास ज्यादा होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आर्टिकल 275, ठीक है, क्या करता है? ग्रांट की बात करता है, यानी कि अनुदान। ये अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? ये अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को उनके वेलफेयर काम करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार केंद्र हमारे परिसंघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं, उन संबंधों को आज हमने पढ़ने का प्रयास किया है। वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध, ये 3 प्रकार के सामान्य संबंध जो है हमारे यहाँ संघ और राज्यों के बीच देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और परिसंघात्मक संविधान का एक आवश्यक गुण है कि उसमें शक्ति विभाजन स्पष्ट तौर से किया जाए। यही उसका सैद्धांतिक रूप है परिसंघात्मक संविधान का। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत का संविधान परिसंघात्मक कम एकात्मक ज्यादा है, लेकिन नहीं। संविधान के कंटेंट्स को देखने पर हमें यह पता चलता है कि भारत का संविधान विशुद्ध रूप से परिसंघात्मक ही संविधान है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए इस संविधान को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उस समय की डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए हम इस संविधान को परिसंघात्मक से एकात्मक रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान का स्वरूप चेंज हो जाता है और ये परिसंघात्मक से एकात्मक रूप में आ जाता है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, राष्ट्रीय आपात की स्थितियां खत्म हो जाती हैं, तो पुनः हमारा संविधान ऑटोमेटिकली अपने उसी रूप में लौट आता है, परिसंघवाद के रूप में लौट आता है। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि परिसंघवाद की विशेषता क्या होती है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के मध्य स्पष्ट तौर पर किया जाता है, तो इस प्रकार के संविधान परिसंघात्मक संविधान की श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि परिसंघात्मक संविधान क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर से काफी हेल्प मिलेगी और आप अपने मेंस में जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है, ये आपके लिए एक ओवरऑल व्यू दिया है, लेकिन आप अपने तरीके से अपने जो है नोट्स बना सकते हैं और अपने अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।